जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आपका दोस्त और आपका टीचर अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, पिछली क्लासेस में जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि हमने जो सेगमेंट लिया है वो करंट अफेयर्स का लिया है, यानी कि समसामयिक घटनाक्रम का। हम अप्रैल अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022, यानी कि दिसंबर पूरा, दिसंबर शायद ऊपर दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूं दिसंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स को अभी आज के टाइम में कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश के लिए, यानी कि उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश विशेष का करंट अफेयर्स हमने कवर किया, उसको समाप्त कर दिया कल। आपको पता है वीडियो जारी हो चुकी है और आपके पास पहुंच भी गई है। तो हमने क्या किया, उत्तर प्रदेश विशेष समाप्त कर दिया। मैंने आपको कहा था कि अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो नेशनल, यानी कि समसामयिक घटनाक्रम का क्या स्टार्ट करेंगे, राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक, राष्ट्रीय घटनाक्रम आज से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सेगमेंट मैंने बताया आपको कि धीरे धीरे करके सेगमेंट जाएगा। जैसे यूपी स्पेशल कर दिया हमने, ऐसे नेशनल जो भी इवेंट्स है उनको कर देंगे, फिर उसके बाद इंटरनेशनल करेंगे, फिर योजनाएं करेंगे, पर्सनालिटीज करेंगे, अवार्ड्स करेंगे, सब कुछ करेंगे। कब तक करेंगे? अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक का। फिर उसके बाद जब ये समाप्त हो जाएगा आपका, तो उसके बाद से हम इकट्ठा ले लेंगे जनवरी से फिर आज तक, यानी कि जनवरी 2023 से आज तक। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पेशेंस के साथ आपको देखना है क्योंकि कवर बहुत ज्यादा हिस्सा करना है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्वेश्चंस मेरा मानना यह है, और मैं आपको बता दूं दावे के साथ कि क्वेश्चन यहां से बाहर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं जाएगा, किसी भी हालत में नहीं जाएगा। इसलिए ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। इसके साथ में क्वेश्चन भी बताएंगे आपको कि क्वेश्चन फॉर्मेटिंग कैसे होती है, क्वेश्चन का आंसर कैसे किया जाएगा और किस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। आज हमारा कौन सा? राष्ट्रीय घटनाक्रम का। किसका? राष्ट्रीय घटनाक्रम लेंगे हम। ठीक है, करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं आज। तो सबसे पहले लेते हैं कि भारत में क्या हुआ है, 3 नए सांस्कृतिक, यूनेस्को जो है प्यारे बच्चों, यूनेस्को का नाम सुना होगा आपने। यूनेस्को, यूनेस्को, ठीक। यूनेस्को एक संयुक्त राष्ट्र, यानी कि यूएन नेशन, इन संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक वो सांस्कृतिक संगठन है। ठीक, वो क्या है? सांस्कृतिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है एग्जामों में। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, ठीक, शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है ये। इसने क्या किया है, भारत के 3 ऐसे सांस्कृतिक स्थल हैं, 3 सांस्कृतिक स्थलों को अपनी सूची में जारी किया है। ठीक, 3 सांस्कृतिक स्थल को अपनी सूची में डाला। इनकी सूची में डालने का मतलब ये होता है कि वो विश्व धरोहर होते हैं, विश्व की धरोहर होते हैं। उनमें कुछ विशेष ऐतिहासिक कोई चीज होगी, सांस्कृतिक होगी वो, और उसमें किसी तरीके का बाहरी योगदान नहीं होता और यूनेस्को का उस पर प्रभाव रहता है और यूनेस्को उसकी देखरेख करने का पूरा दायित्व तो अपने पास ले लेता है या अपने पास रखता है, रख रखाव को अपने पास रखता है। तो यूनेस्को ने क्या किया, 3 सांस्कृतिक स्थलों को अभी हाल ही में घोषित किया है। कौन कौन से हैं? तो पहला ले लेते हैं मोढेरा का सूर्य मंदिर, यानी कि सूर्य मंदिर कहां का? मोढेरा। कहां पे होता है? गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा कहां पड़ता है? गुजरात में। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं गुजरात में जो सूर्य मंदिर है, कहां? मोढेरा में। ठीक, गुजरात में सूर्य मंदिर, मोढेरा में, इसको ले लिया है। दूसरा धरोहर क्या है? वडनगर। वडनगर आपको पता है, वडनगर एक तो पहले ये ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक शहर है। दूसरा फेमस जब ये हुआ था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म स्थल भी है, जन्म स्थल भी है। इसके बाद से चर्चा में आया था, आपने बहुत सुना होगा कि बाद में बहुत सारी चर्चाएं हुई कि यहाँ पर
इस यहाँ के वडनगर स्टेशन पर ही उन्होंने चाय बेची और बहुत सारी थ्योरीज आपने पढ़ी देखी सुनी है। तो ऐतिहासिक है, जन्म भी पीएम का यहीं पे हुआ है और इसको विश्व धरोहर सूची में ले लिया है किसने, यूनेस्को ने। ठीक है, तो ये क्या है, मोढेरा के बाद वडनगर ऐतिहासिक शहर था। ठीक, अब ये क्या है, ये किस जगह पे था, महसाणा जिला, गुजरात में एक महसाणा जिला है, वहां पे ये पड़ता है, महसाणा जिले में पड़ता है। तीसरा क्या है, तीसरा है त्रिपुरा में, त्रिपुरा की एक जगह है प्यारे बच्चों, जो उसको कहते हैं कि आपका उनाकट है, उनाकट है, उनाकट, उनाकट, ये त्रिपुरा यानी कि उत्तर त्रिपुरा, त्रिपुरा के उत्तर में, त्रिपुरा जो राज्य है, पूर्वोत्तर का राज्य त्रिपुरा है। उनाकट, ये उनाकट क्या है, ये जो पत्थरों को काट करके मूर्ति बनाई जाती है उसके लिए फेमस है। किसके लिए, पत्थरों को काट करके, पत्थरों को काट कर मूर्ति के निर्माण के लिए। ठीक, और ये मूर्तियां किस लिए होती हैं, शैव संप्रदाय को समर्पित, मतलब शिव जी को समर्पित, शैव संप्रदाय को। ठीक, शैव संप्रदाय को समर्पित है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए आप। तो ये यूनेस्को ने क्या किया है, यूनेस्को ने सूची जारी की है अपनी विश्व धरोहर की सूची, जिसके अंतर्गत भारत के तीन सांस्कृतिक धरोहर को साथ में लिया है। कौन कौन सा है, पहले नंबर पर सूर्य मंदिर है, मोढेरा का, गुजरात के अंदर है। वडनगर महसाणा जिले के अंदर पड़ता है, ये गुजरात के अंदर है भी। और उनाकट है जो त्रिपुरा में है, पत्थरों को काटकर मूर्ति बनाने के लिए, जिसको कहते हैं रॉक कट, जो रॉक कट इंग्लिश में कहेंगे रॉक कट, जो शैव संप्रदाय, शैव से रिलेटेड मूर्तियां यहां से मिली हैं। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है तीनों को। दूसरी बात अभी इसमें बात बाकी है थोड़ी, इसको भी हम आपको डिस्कशन करते चलेंगे। आपको लगभग चीजें बता दी, क्वेश्चन अभी बताएंगे, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। यहाँ पर वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि लगभग आपका सारा का सारा सेगमेंट आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज क्या है, अब यूनेस्को ने चूंकि जो ये तीनों को दिया था, भारत में कुल कितने धरोहर, विश्व धरोहर कितने हो गए भारत में इस समय, तो कुल यूनेस्को की तरफ से अगर बात करें तो कुल धरोहर जो है, कुल धरोहर 52। ठीक, ये भी क्वेश्चन बनता है, कुल धरोहर कितने हो गए, 52 धरोहर हो गए इस समय भारत के अंदर। ठीक है, 52 स्थलों को रखा है। क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन आपको बता दूं कैसे बनेंगे, निम्नलिखित में से हाल ही में निम्नलिखित में से कितने, यूनेस्को ने कितने विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया है, तो ऑप्शन में दे देगा 3, 4, 5, तो 3 हो जाएंगे। कौन कौन से, तो आपने देखा कि मोढेरा का सूर्य मंदिर बता दिया, वडनगर और उनाकट, ये तीनों का नाम याद करना जरूरी है। कुल कितने धरोहर, मतलब सूची में धरोहर है, तो कुल 52 धरोहर है। ठीक, अब यहां से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतने में से ही आएगा। ठीक, यूनेस्को को मैंने आपको बता दिया क्या है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक, नेक्स्ट सेगमेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में क्या है प्यारे बच्चों कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं। कौन से चुनाव हुए हैं प्यारे बच्चों, विधानसभा चुनाव। ठीक, जब कहीं पर विधानसभा चुनाव होता है तो क्या क्वेश्चन बनता है वहां पर, अगर लेटेस्ट विधानसभा चुनाव हुए तो वहां पर जो क्वेश्चन बनता है वो ये क्वेश्चन बनता है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, हालांकि ये 2 ही जगह अभी हुए हैं, अगर अमूमन 4-5 जगह पे होता है तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कितने राज्यों में और किन किन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन अमूमन देखा गया है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर जो पूछा जाता है, इनकी विधानसभा सीटें पूछ ली जाती हैं कि आखिर जो ये चुनाव हुआ है इसमें तो गुजरात की विधानसभा सीट पूछ लेगा, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीट पूछ लेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो गुजरात के अंदर कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, 182, और 182 गुजरात के अंदर। और हिमाचल प्रदेश के लिए, हिमाचल प्रदेश में कितनी है, तो 68 यानी कि 68। ठीक, 68 विधानसभा सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में और 182 विधानसभा सीटें हैं गुजरात में। अब गुजरात चुनाव थोड़ा सा इस लहजे से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लगातार 6वीं बार, ठीक, लगातार 6 टाइम यहां भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी जीती है। ठीक,
और यहाँ बनी है कांग्रेस की सरकार, यहाँ बनी है किसकी, कांग्रेस की सरकार, और यहाँ बनी है लगातार छठी बार, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब जब छठी बार यहाँ चुनाव हुआ है या दोनों जगह पे चुनाव हुआ है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ के मुख्यमंत्री किसको किसको बनाया गया, मुख्यमंत्री कौन है, ठीक। तो यहां पर जो बने हैं भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल बने हैं, ठीक, मुख्यमंत्री गुजरात के, माफ कीजिएगा 6 नहीं, ये 7वीं बार है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 7वीं बार, 7 टाइम, ठीक। गुजरात में 7वीं बार बीजेपी की सरकार बनी है, भूपेंद्र पटेल यहाँ मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, और यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनाया, सुखविंदर सिंह सुक्खू, क्या नाम है इनका, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए, ठीक। तो लगभग इतना क्वेश्चन इस जगह से आपको इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ के विधानसभा सीटें कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, 7 चूंकि 7वीं बार गुजरात में बना है मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए ये ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या है आप जानते हैं, वैसे भी आप लोग अवेयर हैं तो वैसे भी जानते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा कहने का मेरा मकसद ये है सर प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कैसे बनता है और क्या क्वेश्चन बनता है, मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं। बात हम कर रहे हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम की, जगह थोड़ी कम है इसलिए आपको मिटा देता हूं। ये राष्ट्रीय घटनाक्रम की मुझसे बात है, जितने भी नेशनल इंफॉर्मेशन होगी, जितने भी नेशनल क्वेश्चन बनेंगे, राष्ट्रीय घटनाएं जो भी क्वेश्चन बनेंगे, इसको हम आज डिस्कशन करेंगे, ठीक। नेक्स्ट ले लेते हैं। अब आपने देखा जीआई टैग, जीआई टैग दिया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में, आपको पता है क्या, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, क्या है इसका फुल फॉर्म, लिख देता हूं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, ठीक, क्या होता है, इंडिकेशन। अब ये दिया क्यों जाता है जीआई टैग, जीआई मेनली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि कुछ खास जगहों पे, जैसे इलाहाबाद का अमरूद फेमस है तो उसको जीआई टैग हुआ, कि मतलब वो खास एटमॉस्फेयर में कुछ खास जगह पे ही इसका उत्पादन हो सकता है। मलिहाबादी आम, तो मलिहाबाद के क्षेत्र में ऐसा एटमॉस्फेयर है जहां पर वो होगा। इसी तरीके के जो कुछ खास डिशेज होती हैं या जो कुछ खास पहनावे होते हैं उनको, या कुछ खास अनाज हैं उनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है कि उस खास क्षेत्रों में होते हैं। इसी में दिया गया है एक गमोचा है, गमोचा कहां का है, गमोचा जो है ये असम का है, असम का एक वस्त्र है, असम का, ठीक। ग का मतलब होता है शरीर और मोचा का मतलब होता है पोंछना, ठीक, यानी कि पोंछना, ठीक है। तो एक तरीके से एक कपड़ा है, जैसे हमारे यहाँ पूर्वांचल में अगर बात करें तो गमछा चलता है, उसी तरीके का गमोचा है, गमछा से ही समझिए कि गमोचा है, जो एक तरीके का कपड़ा है जिसपे बॉर्डर जो होता है रेड कलर का ऐसे बॉर्डर बना होता है, और इसको जीआई टैग दिया गया। इतना ही बस ध्यान रखने की जरूरत है, इससे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और पढ़ना ज्यादा है, इसलिए शॉर्ट में जो चीजें शॉर्ट हो सकती हैं उसको कहा करें, जहां पर ज्यादा बताने की आवश्यकता पड़ेगी वहां ज्यादा ही बताएंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PSLV C-54 द्वारा क्या किया गया है, PSLV C-54 द्वारा क्या किया गया है, 9 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया। कितना, 9 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया, सफल प्रक्षेपण किया गया, ठीक। सबसे पहली बात तो ये क्या है, किसके द्वारा, ये 9 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है, तो PSLV C-54 के द्वारा। आपको याद करने के लिए बताता हूं कि अगर 5 और 4 को प्लस करेंगे तो 9 बनता है, ठीक, 5 + 4 = 9। तो आप ये ध्यान रखिए किसके द्वारा, PSLV C-54। सीधे क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों कि हाल ही में 9 उपग्रहों का प्रक्षेपण निम्नलिखित में से किस रॉकेट से किया गया, किस प्रक्षेपण उससे किया गया था, PSLV C-54 के द्वारा, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं क्या क्या है मामला इसमें। तो PSLV 9 उपग्रहों का सफल परीक्षण, अब इसमें डेट भी है 26 नवंबर 2000। ये प्रक्षेपण जो किया गया वो कब किया गया, 26 नवंबर 2022 को, ठीक,
2022 को 26 नवंबर 2022 को पीएसएलवी C-54 के द्वारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म आप जानते हैं, कई बार बात हो चुकी है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, ठीक है। तो 26 नवंबर 2022 को इसका सफल प्रक्षेपण किया गया, ठीक। अब देखिए क्या है इसमें कि ये खास तौर से ये इसरो द्वारा किया गया है, इसरो इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो द्वारा किया गया, इसरो द्वारा ही किया जाता है, आप जानते हैं, ठीक। इसकी खास बात क्या है कि 9 उपग्रह, एक इसमें से एक 9 उपग्रह है, तो एक जो उपग्रह था ओसेनसेट उपग्रह था। इसरो के अध्यक्ष क्या है? एस सोमनाथ। इसरो के अध्यक्ष का नाम क्या है? ये डिफरेंट है, अलग है, एस सोमनाथ नाम है इनका, ठीक, नोट कर लीजिए, एस सोमनाथ। ये अलग से क्वेश्चन पूछता है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ है, ठीक है। तो ओसेनसेट और प्लस 8 उपग्रह जो है, ठीक है। ओसेनसेट को लगभग ऊपर 750 किलोमीटर के आसपास छोड़ा गया, और फिर एक पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही रॉकेट को छोड़ा गया है, उसको सबसे पहले ऊपर 750 किलोमीटर लेके आया गया, फिर उसको तकनीकी के द्वारा मोड़ करके फिर 500 से लेकर 525 या 530 किलोमीटर तक ला करके बाकी 8 रॉकेटों का प्रक्षेपण किया गया। इस मामले में ये बिल्कुल अलग हो जाता है थोड़ा। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही रॉकेट से दो उपग्रह, दो तरीके, यानी कि अलग अलग तरीके के उपग्रह, एक तो 750 किलोमीटर ऊपर और दूसरा जो है बाकी 8 उपग्रहों को 550 के आसपास ले आकर के, मतलब सबसे पहले जाके 750 किलोमीटर वाले को नहीं, ओसेनसेट को स्थापित किया गया, और फिर वहां से तकनीकी से वापस आकर के बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या किसी तरह की कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं या अपनी परेशानी बता सकते हैं, कोशिश करेंगे कि उसको समझा सकें, बता सकें, ठीक है। तो आपको ये पीएसएलवी C-54 मैंने बताया कि 5-4 जोड़ेंगे तो 9, तो कुल 9। अगर क्वेश्चन कहां से बन जाते हैं, क्वेश्चन ये बन जाएगा सीधे सीधे कि हाल ही में पीएसएलवी C-54 के द्वारा निम्नलिखित से कुल कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया, 8, 9, 10 ऐसे करके देगा, तो 9 उपग्रह या 9 उपग्रह पूछ करके ये पूछ लेगा कि किस रॉकेट से या किस लॉन्च व्हीकल से, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म है, किससे छोड़ा गया, तो पीएसएलवी C-54, ठीक, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं बस, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए विक्रम एस क्या है। विक्रम एस नहीं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन बचेंगे कि मिशन प्रारंभ क्या है, ऐसे क्वेश्चन में लिखेगा मिशन प्रारंभ। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कोई फीलिंग नहीं आएगी। मिशन प्रारंभ क्या है, निम्नलिखित में से मिशन प्रारंभ क्या है, ठीक। तो मिशन प्रारंभ देश में पहली बार ऐसा हुआ है, कब हुआ है, 18 नवंबर 2022 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, मैंने बताया जब भी पहली बार नाम आता है तो इंपॉर्टेंट है। 18 नवंबर 2022 को देश में पहली बार निजी रॉकेट, ठीक, क्या छोड़ा गया, निजी यानी कि प्राइवेट, जैसे प्राइवेट आपके कंपनियां चलाते हैं लोग, वैसा एक निजी रॉकेट विक्रम एस, जिसका नाम है क्या है, एक निजी रॉकेट है जिसका नाम क्या है, विक्रम एस नाम है, ठीक है, विक्रम एस। अभी बताएंगे इसके बारे में क्या है। निजी रॉकेट है विक्रम एस, पहला ऐसा है निजी रॉकेट जिसको जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको छोड़ा गया है। विक्रम एस को क्या है, रॉकेट है, ठीक, निजी रॉकेट है विक्रम एस, जिसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जहां से अमूमन इसरो छोड़ता है वहीं से इसरो ने इसको छोड़ा है, लेकिन ये जो रॉकेट है वो निजी है, यानी प्राइवेट है, विक्रम एस। अच्छा, विक्रम एस जब प्राइवेट है तो इसको बनाया किसने है, ठीक, तो इसको बनाया किसने है आप देखेंगे तो इसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। क्या नाम है इसका प्राइवेट का, स्काई रूट एरोस्पेस। ये हैदराबाद की स्टार्टअप है, ठीक, कंपनी है, हैदराबाद की स्टार्टअप है। अभी 4 साल पहले अमूमन ये बनी है, हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। इसने बनाया विक्रम एस को, ठीक, छोड़ा इसरो ने ये इसको, लेकिन बनाया स्काई रूट ने स्पेस को, विक्रम। ये पहला निजी रॉकेट है, पहला प्राइवेट रॉकेट है जो भारत में छोड़ा गया है, कब, 18 नवंबर
2022 को छोड़ा गया। विक्रम एस मतलब विक्रम साराभाई का आपने नाम सुना होगा, विक्रम साराभाई के नाम से ही, विक्रम साराभाई के नाम पर ही इस पहले रॉकेट का नाम रखा गया विक्रम एस, विक्रम एस से साराभाई। ठीक, विक्रम साराभाई कौन थे? विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। कौन माना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं विक्रम साराभाई। ठीक है, तो इनके नाम पर ही पहला रॉकेट विक्रम एस मिशन, इस पूरे मिशन को क्या नाम दिया गया? प्रारंभ। तो क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि मिशन प्रारंभ निम्नलिखित में से क्या है, तो हो सकता है सिर्फ विक्रम एस दे दे, या हो सकता है भारत का पहला निजी रॉकेट का प्रक्षेपण मिशन प्रारंभ के अंतर्गत, या केवल विक्रम एस दे दे, या ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विक्रम एस मिशन प्रारंभ के अंतर्गत विक्रम एस को निम्नलिखित में से किस निजी कंपनी ने बनाया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद की कंपनी है। और तीसरा क्वेश्चन ये बनता है प्यारे बच्चों कि कब ये, चूंकि पहला है निजी रॉकेट, तो 18 नवंबर 2022 को। ठीक, कब छोड़ा गया विक्रम साराभाई को, विक्रम एस को? 18 नवंबर 2022 को। इसके अलावा दूसरा कोई क्वेश्चन यहां से नहीं बन रहा है। ठीक, दूसरा कोई क्वेश्चन यहां से आपको नहीं मिलेगा, सीधे सीधे ये क्वेश्चन सिर्फ मिलेगा और कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा, किसी कीमत पर नहीं बन पाएगा। ठीक, तो ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ताकि आपको बेहतर जो है इंफॉर्मेशन दे सकूं और आप उसको समझ सके चीजों को, क्योंकि कोर्स बड़ा है और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए कोशिश रहती है कि जल्दी जल्दी करें जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्या है, अब आइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। G20 आपको पता है ग्रुप 20 20 देशों का समूह है, विकसित विकासशील देशों का समूह है G20, जिसकी जो समिट है, जो अधिवेशन है, इस बार 2023 का अधिवेशन जो है कहां हो रहा है? भारत में हो रहा है। ये जानिए पहली बात, तो इस बार का सम्मेलन जो 2023 G20 है, जो भारत में हो रहा है। ठीक, तो अभी हाल ही में क्या किया गया? इसका लोगो जारी किया गया, लोगो और थीम जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लोगो और थीम जारी की है, किसकी? G20 की। तो क्या है वो लोगो, क्या है थीम? आइए दो बातें करते हैं, दो चीज इसके विषय में। तो G20 की जो थीम है, अभी लोगो में आप बात कर लें कि जो हमारे देश, हमारे झंडे का कलर है केसरिया, ठीक, सफेद, हरा, इसको समाहित किया गया है उसके लोगों में। ठीक है, किसको समाहित किया गया? इसको समाहित किया गया है उसके लोगों में। ठीक, तो किसको समाहित किया गया है इसके लोगों में? केसरिया, सफेद और हरा रंग को, और इसके साथ में कमल का फूल, चूंकि कमल का फूल आपको पता है हमारा राष्ट्रीय फ्लावर है, फूल है, राष्ट्रीय फूल है, तो कमल का फूल को अर्थ यानी पृथ्वी के साथ में दिखाया गया है, पृथ्वी के साथ में दिखाया गया है इसमें लोगों में। ठीक है, इसको क्या गया? लोगों को केसरिया, सफेद, हरा रंग के साथ में कमल के फूल को दिखाया गया है, और कमल का फूल जो है एक तरीके से 7 पंखुड़ियां यहां दी गई हैं, जो सातों महाद्वीपों या 7 सुरों, इन दोनों को डिनोट करता है। मोटा मोटी याद रखिए, पता नहीं क्या पूछ दे, क्योंकि पहली बार भारत में हो रहा है ये सब समिट, तो पूछ कुछ भी सकता है यहां से। ठीक है, तो 7 सुरों और 7 महाद्वीपों को डिनोट करता है, कमल के 7 पंखुड़ियां ऐसे दिखाई गई उसके अंदर। ठीक, दूसरी चीज क्या है इसका? क्या है, इसको मतलब जो दिया गया है कि चुनौतियों के बीच विकास। क्या? चुनौतियों के बीच विकास कहा गया है कि चुनौतियों के बीच विकास। ठीक, बोर्ड पर लिखी हुई सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से इसके लिए। वैसे भी इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड पे लिखी हुई चीज, लेकिन G20 के सेगमेंट में जो जो चीज इस पर लिखी जा रही है सब कुछ इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कमल से अभिप्राय क्या है? चुनौतियों के बीच विकास, या और 3-4 ऑप्शन देगा। ठीक है, आपको कमल याद रखना है, केसरिया, सफेद रंग। आइए बात कर लेते हैं थीम पर। थीम क्या है? तो थीम जो G20 की दी गई है वो दिया गया है वसुधैव कुटुंबकम पर। वसुधैव कुटुंबकम, क्वेश्चन आना ही आना है, कहीं नहीं, एकदम आउट क्वेश्चन है। वसुधैव कुटुंबकम,
या अगर इंग्लिश में बात करेंगे, जो इंग्लिश में जो बात करेंगे आप, तो इंग्लिश में क्या कहा गया है, वसुधैव कुटुंबकम की बात की। इंग्लिश के अंतर्गत क्या गया है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। क्या है, वन अर्थ, ठीक, वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक, वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक। एक चीज और रह जाती है अगर बात करें यहां पर, तो एक चीज और ये रह जाती है कि थीम मैंने बता दिया आपको, लोगो मैंने बता दिया आपको, एक चीज रह जाती है कि G20 सम्मेलन जो है, जिसकी अध्यक्षता भारत को, जिसकी अध्यक्षता भारत को जो मिली है वो इंडोनेशिया से मिली है। किससे मिली है, इंडोनेशिया से मिली है, ठीक। 1 दिसंबर 2022 से, 1 दिसंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 1 दिसंबर 2022 से भारत को ये सदस्यता जो मिली है वो इंडोनेशिया से मिली है, ठीक। यानी कि इसका पहले समिट यानी कि 2022 की समिट जो थी इंडोनेशिया में हुई थी, ठीक, इंडोनेशिया में मिली है, इंडोनेशिया से मिली है। और ये अध्यक्षता इसके पास कब तक रहेगी, तो अध्यक्षता ये 30 नवंबर 2023 तक रहेगी, 30 नवंबर 2023 तक रहेगी ये अध्यक्षता, इंपॉर्टेंट है। यानी कि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक ये अध्यक्षता भारत के पास रहेगी G20 की, ठीक है। लगातार हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसका लोगो, इसकी थीम, और इसमें अलग अलग देखेंगे। इस समय देखेंगे कि अगर आप जिस भी शहर में रह रहे होंगे, अगर ठीक ठाक अगर उत्तर प्रदेश के 5-7 अगर जिले हैं तो उसके अंतर्गत देखेंगे कि वहाँ साफ सफाई और थोड़ा सा विशेष वहां पर ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि सम्मेलन होने लगभग 200 छोटे छोटे सम्मेलन जो होंगे वो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगह, भारत के विभिन्न जगहों पे होंगे, इसमें उत्तर प्रदेश भी है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, G20 सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 सम्मेलन से रिलेटेड कोई भी चीज आपको अगर इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर मान लीजिए हमसे छूट गई, किसी न्यूज़पेपर में मिल जाए या किसी मैगजीन में मिल जाए, तो उसको आप तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि पता लगेगा कि कोई एक चीज पढ़ी हुई, हालांकि हम लगभग सब चीज कवर कर दे रहे हैं, लेकिन बाई चांस ऐसा कुछ नजर आता है आपको जो अलग है, तो आप उसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहां से G20 से संबंधित हर चीज पूछी जाएगी, क्योंकि ये पहली बार भारत में हो रहा है, ठीक। आइए नेक्स्ट लेते हैं। अब क्या है, आपको दे दें ब्लू बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ब्लू बीच क्या होता है, ठीक। ब्लू बीच किसको कहते हैं, ब्लू बीच, ठीक, समझ में आ रहा है, ब्लू बीच किसको कहते हैं। तो डेनमार्क में एक फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन है, ठीक। डेनमार्क की एक संस्था है, डेनमार्क की एक संस्था है, क्या नाम है उसका, डेनमार्क की संस्था का, इसका नाम है फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है लेकिन फिर भी बता देते हैं, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, अब ये क्या करती है, ये संस्था क्या करती है, ये देती है ब्लू बीच। तो भारत के इसने 2 बीचेस जो होते हैं समुद्र के किनारे, जिनको बीचेस कहते हैं, वही ब्लू बीच है, बिल्कुल ब्लू बीच, यानी कि नीला पानी, नीला होता है बहुत, आप जानते ही हैं कि ब्लू, अगर पानी नीला है तो आपको लगेगा कि नहीं ये स्वच्छ पानी है, अगर काला है तो आप जानते हैं गंदा है, तो ब्लू बीच। तो ये जो डेनमार्क की संस्था है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, वो जितने भी विश्व में जितने भी स्वच्छ और सुंदर साफ सुथरे जो बीचेस हैं उनको ब्लू बीच का एक कैटेगरी देती है। उस कैटेगरी के अंदर भारत के 2 बीचों को दिया है इसने नाम। कौन कौन से वो हैं, ये है लक्षद्वीप के 2 बीच हैं। कौन कौन से, एक तो कदमत है, क्या नाम है इसका, एक बीच कदमत बीच है, दूसरा क्या है, मिनिकॉय, ठीक। लक्षद्वीप के 2 बीच हैं, मिनिकॉय और दूसरा है कदमत, ठीक, कदमत। ये इसने दिया है 2 बीचों को, अभी हाल ही में ब्लू बीच के कॉन्सेप्ट दिया है, ब्लू बीच का जो है टैग दिया है, मिनिकॉय को और कदमत को, ठीक है, ध्यान रखिए। तो
अब इन दोनों के अलावा अगर देखा जाए तो यही डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर एजुकेशन ने भारत में कुल कितने बीचों को ब्लू बीच दिया है, भारत के कुल कितने बीचों को इसने दिया है, तो कुल 12 बीचों को, कुल 12 बीचों को इसने ब्लू बीच का इसने टैग दिया है। ठीक है, तो ये देता क्यों है, क्योंकि जो बीच साफ सुथरे होते हैं, साफ सुथरे स्वच्छ होते हैं, उनको ये टैग मिलता है ब्लू बीच। अब बहुत सारे ऐसे पर्यटक हैं जो जिसको ये टैग मिला होता है वहीं जाते हैं, तो ये सहूलियत होती है लोगों को देखने में कि जैसे आप बहुत सारी शॉपिंग करते हैं अगर, तो देख लेते हैं कि लोगों के कमेंट देख लेते हैं कि ये सामान कैसा है, तो वो दिखा देते हैं कि नहीं बढ़िया है, या लिख देते हैं कमेंट में खराब है। वैसे ही एक तरीके से वैश्विक स्तर पर एक व्यवस्था है जिसमें इस तरीके की चीजें की जाती हैं। तो अब इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और ये बनता है कि ये पूछ लेता है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि आखिर ये मिनिकॉय बीच या कदमत बीच निम्नलिखित में से कहाँ है, तो लक्षद्वीप में। ठीक, अंडमान निकोबार भी ऑप्शन में होगा, बाकी और भी असम के बहुत सारी जगह दे सकता है, तो लक्षद्वीप में मिनिकॉय और कदमत ये 2 बीच हैं जिनको ब्लू बीच दिया गया है टैग। ठीक, यहां से ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लगभग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा देख करके और निकाले गए क्वेश्चन है। ठीक, आइए देख लेते हैं अगला क्या क्वेश्चन हमारा है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, इसका नाम खूब सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, इंटेलिजेंस, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता अभी भारत को मिली है 2023 की। किसकी? इसकी एक सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। भारत 2022-23 की मिली है। ठीक, 2022-23 की मिली है। ठीक, बात करेंगे अभी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता किसको मिली है? 2022-23 की भारत को मिली है। ये अध्यक्षता इसको फ्रांस से मिली, यानी कि इससे पहले फ्रांस इसका अध्यक्ष था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप जानते हैं कि अमूमन जितने भी रोबोट सिस्टम है, रोबोट जितने भी आपने देखे होंगे रोबोट, वो सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे आज के टाइम में देखेंगे कि ऑपरेशन, लेजर से ऑपरेशन या इस तरीके के इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही होते हैं। अगर आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें चिट्टी था, रजनीकांत की मूवी थी, शायद रोबोट ही नाम है शायद, तो जो चिट्टी का किरदार होता है, जो चिट्टी का जो एक्टर होता है, जो निभा रहा होता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही उदाहरण है। ठीक, इसलिए आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, आपको ध्यान रखना है कि भारत इसका अध्यक्ष बना है। ठीक, और ये जो है इसकी स्थापना कब हो रही है, यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना प्यारे बच्चों हुई है 2022 आप देखेंगे कि 2022 में ही। ठीक, 15 जून 2022 को स्थापना हुई है इसकी, 15 जून 2022 की स्थापना हुई है इसकी। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? कुल सदस्य इसमें है, कुल सदस्य कितने हैं? 25, और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। ठीक, कुल सदस्यों की संख्या 25 है, भारत इसमें संस्थापक सदस्य इसका है। ठीक, तो राष्ट्रीय घटनाक्रम, चूंकि प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेबस भी पढ़ा है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी। कोशिश ये करेंगे कि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि 19वीं फोर्ब्स जो मैगजीन है, आप जानते हैं फोर्ब्स मैगजीन की 100 महिलाओं, 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी कर दी गई है। ठीक, 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी कर दी गई। ठीक, महिलाओं की सूची जारी कर दी गई है प्यारे बच्चों। ठीक है, सूची जारी कर दी गई है जिसमें नंबर 1, नंबर 2 और भारत की एकमात्र महिला नहीं, और भी है, लेकिन सबसे ऊपर जो इनका नाम आया है भारत में, खासतौर से मैं आपको बता दूं, भारत के सबसे ऊपर जो नाम आया है 36वें नंबर पे, यानी कि भारत की सबसे पहले नंबर की बात करेंगे वो 36वें नंबर पे है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है। ठीक, निर्मला
सीतारमण जी, पहले इसीलिए इनका नाम लिख दिया है सीतारमण, जो कि भारत की हैं, ठीक, सीतारमण। अब 19वीं फोर्ब्स की जो 100 शक्तिशाली महिलाएं हैं उसमें पहले स्थान पे कौन है? ये तो 36वें स्थान पे है, लेकिन भारत में ये पहला स्थान पाएंगे। भारत में तो इनका पहला स्थान हो गया, वैसे ही 36वें स्थान पे है। तो विश्व की पहले स्थान पे सबसे ऊपर कौन है? तो विश्व के सबसे पहले स्थान पर है उर्सुला वॉन डेर लेन। क्या नाम है? उर्सुला वॉन डेर लेन, ठीक। ये कौन है? ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। कौन है? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। यूरोपीय आयोग की ये अध्यक्ष हैं। आप ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आता है। यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेन, ठीक। तो इनका नाम वैसे भी याद रखना है आपको, और यही सबसे पहले नंबर की, मतलब 100 शक्तिशाली महिलाओं में इनका नाम है। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है आपकी क्रिस्टीना लेगार्ड। दूसरे नंबर पे है क्रिस्टीना लेगार्ड, ठीक। क्रिस्टीना लेगार्ड, आप इनको भी जानते हैं, क्रिस्टीना लेगार्ड। ये यूरोपीय संघ के अध्यक्ष हैं। कौन है ये? यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष हैं। ये कौन है? यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष हैं, ठीक। बैंक की अध्यक्ष है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष का नाम पूछ लेता है। तीसरे नंबर की जरूरत नहीं थी, लेकिन तीसरे नंबर पे ऐसी महिला है जिनको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये है अमेरिका की उपराष्ट्रपति, ठीक। कौन है? अमेरिका की कमला हैरिस, ठीक। कमला हैरिस जो है वो तीसरे नंबर पे है। कमला हैरिस ये तीसरे नंबर पे है, और ये है अमेरिका की उपराष्ट्रपति, ठीक। यूएसए की उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, भारतीय मूल की हैं, इसलिए इनको देना पड़ा। ये भी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो आप इतना बस जान के चलिए कि फोर्ब्स की जो 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची आई है 19वीं फोर्ब्स की है, और भारत की निर्मला सीतारमण है जो पहले नंबर पे है, वैसे 36वें नंबर पे है। पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे मैंने आपको बता दिया। सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, कोई इसमें इधर उधर फंसाया नहीं जा सकता है, बिल्कुल फैक्ट है ये क्वेश्चन। इसमें बहुत कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, याद करने की आवश्यकता है, रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022, ठीक। आपको पता है स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण क्या है 2022 का? कौन है? फिर से इंदौर ही है, मध्य प्रदेश का शहर इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर। इस बार मध्य प्रदेश का शहर इंदौर है, और ये छठी बार, ठीक, छठवीं बार लगातार ये बेस्ट नंबर 1 पे आया है, छठवीं बार, इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। इंदौर का शहर है, छठवीं बार लगातार आया है 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे सूरत है, सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। तीसरे नंबर पे नवी मुंबई है, नवी मुंबई, ठीक। सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कंफ्यूज करने के लिए, चूंकि इंदौर कई बार पूछ चुका है, हो सकता है सेकंड नंबर वाला पूछ ले सूरत, तो सूरत और ये हो जाएगा आपका, ठीक। ये हो गया आपको सरसा सर्वेक्षण, आपको पता है। अब पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ है कि पहला, अरुणाचल प्रदेश में पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, कौन सा? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ठीक, एयरपोर्ट बना है, हवाई अड्डा, ठीक। क्या नाम है उसका? अरुणाचल प्रदेश का एक पहला एयरपोर्ट है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ठीक। क्या नाम है इसका? इसका नाम है डोनी पोलो हवाई अड्डा। क्या नाम है? डोनी पोलो हवाई अड्डा, ठीक। बस नाम याद रखिएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ग्रीनफील्ड उसको कहते हैं जो बिल्कुल नया, नए सिरे से बनाया गया है। इसी में ब्राउन फील्ड भी कहा जाता है, जिसको पुराना कोई हवाई अड्डा हो, अगर उसका रख रखाव किया गया है, उसकी मरम्मत की गई है, तो उसको ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है ये आपका पहला, कहाँ का? पूर्वोत्तर का, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक है प्यारे बच्चों, हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है बायोटेक, आप जानते हैं इसको, बायोटेक, ठीक।
ये हैदराबाद की कंपनी है। ठीक, इसने क्या किया है कि पहली बार नेजल यानी नाक से लेने वाली एक वैक्सीन इजाद की है कोविड-19 के लिए। कोविड-19 की एक वैक्सीन इजाद की है जिसको नाक से लिया जाएगा, मतलब नाक से ही लिया जाएगा, ड्रॉप से नाक से लिया जाएगा। कोविड-19 किसने लिया? बायोटेक कंपनी है हैदराबाद की। ठीक, उसने इजाद किया है इसको। और ये नेजल, इसका क्या नाम है? इनकोवैक, INCOVAC। ठीक, इनकोवैक है। क्या नाम है इसका? इनकोवैक है। इनकोवैक नाम है इसका। ये क्या है? नेजल से, मतलब नाक से लिया जाने वाली एक वैक्सीन है। ठीक, इसको क्या है? इंट्रानेजल भी कह रहे हैं। ठीक, हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है भारत बायोटेक। ठीक है, इसको लिए कौन सकता है? 18 वर्ष या उससे अधिक के लोग, 18 वर्ष या उससे अधिक के लोगों को लिया जा सकता है। ये एक तरीके से बूस्टर डोज है, बूस्टर डोज के रूप में ले सकते हैं, बूस्टर डोज के रूप में ये लिया जा सकता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, नाक से लिया जाए। दुनिया की पहली, इसलिए इंपॉर्टेंट है, दुनिया की पहली ऐसी वैक्सीन है इनकोवैक जिसका नाम है, जो नेजल यानी नाक से लिया जा सकता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर। ठीक, यूपी का पहला, उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश में हाइपर स्केल डेटा सेंटर। ठीक, डेटा सेंटर जिसको योट्टा कह रहे हैं। क्या नाम है इसका? उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर है जिसको योट्टा कह रहे हैं, YOTTA, योट्टा इसका नाम है। कहां पर स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा। ठीक, उत्तर प्रदेश, यूपी में है, पता है आपको, कि नॉलेज पार्क में, नॉलेज पार्क में इसकी स्थापना की गई। नॉलेज पार्क कहां पर है? 150 बार क्वेश्चन आया होगा पीसीएस के अंदर और अन्य एग्जामों के अंदर कि नॉलेज पार्क कहां है, तो ग्रेटर नोएडा में। इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यों? हाइपर स्केल डेटा सेंटर, हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहां, जिसका नाम योट्टा है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? निम्नलिखित में से योट्टा स्थापित किया गया, सिर्फ ये दे देगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो खत्म हो जाएंगे, तुरंत खत्म हो जाएंगे। योट्टा, निम्नलिखित में से योट्टा कहां है, कहां स्थापित किया गया है? सिर्फ नॉलेज पार्क दे देगा, या ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क देगा, या ग्रेटर नोएडा देगा, इस तरीके से देगा। उत्तर भारत का पहला है ये, उत्तर भारत में पहला है हाइपर स्केल डेटा सेंटर। यह पूछ देगा कि निम्नलिखित में से योट्टा है हाइपर स्केल डेटा सेंटर, कोई हवाई जहाज, कोई रोबोट, इस तरीके का भी दे देगा, तो हाइपर स्केल डेटा सेंटर। ठीक, क्वेश्चन आपका जो पूछा जाता है प्यारे बच्चों, वो अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है, घुमा घुमा के पूछा जाता है। इसलिए आपको ये जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए हम आपको बताने के साथ साथ ये सिखाते भी चलते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। आज का सिलसिला यही समाप्त होता है। हमने बताया कि हम अलग अलग सेगमेंट से ले रहे हैं, अप्रैल से दिसंबर 2022 तक की पूरा डेटा लेकर के आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश को समाप्त कर दिया है करंट अफेयर्स के रूप में। अब हमारा स्टार्ट है नेशनल इवेंट्स, यानी कि राष्ट्रीय घटनाक्रम, जिसमें हमारी एक क्लास हो गई। उम्मीद है कि नेशनल में भी 2 क्लासें और होंगी, यानी कि 3 क्लास होगी। उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को लेंगे और धीरे धीरे करके इस सेगमेंट को सबको समाप्त कर देंगे, यानी कि आपको एक जगह पर ही लगभग हर तरीके से हुई सेगमेंट वाइज मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपको ये आवश्यकता है, कोई जरूरत है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर करिए। जय हिंद, नमस्कार।